नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज करते हैं मुख्य खबर से। और मुख्य खबर से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज समीक्षा करेंगे हम क्षेत्र की समस्याओं पर भी, और दोस्तों नया साल आने वाला है उसको लेकर भी हम समीक्षा करेंगे। और दोस्तों मुख्य खबर पर आते हैं, भादरा आसपास की खबरें भी बताएंगे, मंडी के भाव मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। और मुख्य खबर में शुरुआत करते हैं दोस्तों कोरोना से। और आज कोरोना के सर्वाधिक मामले आए हैं दोस्तों, 13,154। एक बार फिर से 10,000 का आंकड़ा वापस छू लिया है कोरोना ने। और दोस्तों ये जो संकेत है वो बहुत अच्छे संकेत नहीं है, और सभी राज्य सतर्क हो चुके हैं, केंद्र द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और दोस्तों ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव जो जनवरी में होने हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इलेक्शन कमीशन ने की चुनाव आयोग द्वारा दौरा किया गया था उत्तर प्रदेश का। तो उसके बाद में चुनाव जो है 5 जनवरी के बाद में चुनावी डेट जो है वो उसकी घोषणा कर दी जाएगी। और चुनाव जरूर होंगे, लेकिन कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब हम जिस पायदान पर खड़े हैं दोस्तों, वहां अब लगातार मामले बढ़ने लगे हैं। मैं आपको बताऊं तो कम से कम 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें 500 से अधिक मामले आ चुके हैं, और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जिनमें 100 से अधिक मामले पुणे आ चुके हैं। तो लगातार भारत के विभिन्न राज्यों में कोरोना का फैलना ये अच्छे शुभ संकेत नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो सर्वाधिक महाराष्ट्र में 3900 के लगभग मामले एक दिन में आए हैं, और केरला में 2846, और दोस्तों गुजरात में 548 मामले, कर्नाटक में 566, तमिलनाडु में 739, और पश्चिम बंगाल में 1089 मामले, और दिल्ली में भी दोस्तों 923 मामले, अर्थात 1000 के करीब। तो ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सरकारों को भी दोस्तों लगातार जो है एहतियातन कदम उठाने की आवश्यकता है। और रात्रिकालीन जो कर्फ्यू लगाए गए हैं दोस्तों, उसका कहीं बेशक ज़्यादा औचित्य हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ जो दिन में कर्फ्यू लगाए जाते हैं, भीड़ भाड़ पर कंट्रोल करने के उपाय किए जाते हैं, और राजनीतिक दलों की जो मीटिंगें हैं दोस्तों उन पे अगर अंकुश लगाने का कार्य करें तो जरूर कोरोना को रोकने में हम जो है सहायक सिद्ध होंगे दोस्तों। गोवा में 177, छत्तीसगढ़ में 106 मामले आए हैं, मिजोरम में 202, उड़ीसा में 221, उत्तर प्रदेश में 162, जम्मू कश्मीर में 104, और झारखंड में 344 मामले, आसाम में 115, और तेलंगाना में 235 दोस्तों, हरियाणा में 217, राजस्थान में भी 131 मामले आज आए हैं। और दोस्तों पूरा विश्व इससे त्रस्त है। 122 देशों में जिस प्रकार से कोरोना फैला हुआ है, अमेरिका में 3,31,000 से अधिक मामले एक दिन में 24 घंटे में आए हैं दोस्तों, और फ्रांस में 1,80,000 मामले, जबकि ब्रिटेन में 1,08,000 मामले आए हैं। और दोस्तों रूस में 20,900, ब्राजील में 9,700, इटली में 98,000, जबकि स्पेन में 1,10,000 मामले, और इजराइल में भी 3,446 मामले आए हैं। हम इजराइल का जिक्र करना चाहेंगे दोस्तों। इजराइल में मात्र 97 लाख की जनसंख्या है इजराइल की, और इजराइल में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है दोस्तों, और दोनों ही डोज लग चुकी है, जबकि बूस्टर डोज भी लग चुकी है। और इजराइल ने अब 4थी वैक्सीन लोगों को लगाने की जो स्कीम बना ली है और प्रारंभ भी कर दी है दोस्तों। और इसके बावजूद मैं आपको बताऊं तो 3 डोज तक लगा चुके लोगों में भी एक बार फिर से कोरोना हो रहा है, और 2-3 हजार लोग वहां लगभग मैं आपको बताऊं तो 3,446 मामले एक दिन में 24 घंटे में इजराइल में आए हैं। तो ये हाल है दोस्तों, लेकिन कैजुअलिटी नहीं होती। आप अगर वैक्सीनेशन कराएंगे तो आप सेफ महसूस करेंगे। और भारत में भी बूस्टर डोज जो है 10 जनवरी से प्रारंभ हो रही है 60+ वालों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और हेल्थ वर्कर्स को। तो ये अच्छी बात है। और 3 से जनवरी से दोस्तों 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो ये भी अच्छी बात है दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले में आपको बताऊं तो बुधवार को व्यापक वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया, और 53,827 लगभग डोज एक दिन में लोगों को लगाई गई। और वो जाके दोस्तों खेतों में, बाजारों में और घर घर जाकर जो है ये डोज लगाई गई। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि सरकार का जो टारगेट था उसको पूरा करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन वो लक्ष्य पूरा तो नहीं हो पाया। जरूर 53,827 डोज लगी है, जिनमें से 9403 डोज प्रथम और 44,421 लोगों को द्वितीय डोज लगी है। और दोस्तों अभी भी 40,000 से अधिक लोग पूरे जिले में ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डोज
नहीं लगाइए। तो दोस्तों ऐसे लोग हमारे लिए चिंता का सबब है। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों हमें चीन की नीति पर चलना होगा। चीन जरूर कोरोना उत्पादक देश है दोस्तों, पूरे दुनिया को एक प्रकार से जोखिम में, जान जोखिम में डालने वाला देश है, लेकिन उसके बावजूद चीन में जब 10, 20, 30, 50, 100 मामले आते हैं तो दोस्तों 1 किलोमीटर के एरिया में टेस्टिंग शुरू हो जाती है और सारा तामझाम बंद करके, ब्लॉक करके, शहरों की सीमाएं सील करके जो है दोबारा वैक्सीनेशन और टेस्टिंग की कवायद चीन शुरू कर देता है। हमें इसी तर्ज पर कोरोना से निपटना होगा दोस्तों। हमें तत्काल रूप से जो है विश्व में जिस प्रकार से कोरोना फैला है, 3-3 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं, हमें इन देशों से आने वाली हवाई यात्राओं पर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, उन पर बैन लगाने की आवश्यकता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ओमिक्रॉन के मामले भी 1000 के करीब पहुंचने लगे हैं। दिल्ली में 263 मामले ओमिक्रॉन के आ चुके हैं, महाराष्ट्र में 252, गुजरात में 97 दोस्तों, केरला में 65, राजस्थान में भी 69 मामले और तेलंगाना में 62, तमिलनाडु में 45 के अलावा दोस्तों अन्य राज्यों में भी लगभग 21 से अधिक राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। और ये हमारे लिए अच्छी बात कतई नहीं है दोस्तों। सावधानियां जरूरी है, मास्क एक बार फिर जरूरी है दोस्तों। बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही कहते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं कहना चाहूंगा, राजनीतिक दलों को भी अब समय आ गया है, सोचना पड़ेगा कि आप बेशक चुनाव फाइट कर रहे होंगे, लेकिन आप हजारों की लाखों की भीड़ जमा करेंगे और रात को शहरों में कर्फ्यू लगाएंगे, तो इससे क्या भला होने वाला है। अब क्या कोरोना सिर्फ रात को निकलता है? कोरोना का वायरस, सुबह कोरोना का वायरस क्या रेस्ट करता है, आराम करता है? दोस्तों ये नीतियां हमें बदलनी होगी हमारे देश में। ये ऐसा नहीं है कि भारत में ये चीज़ें हो रही है, ये विश्व में सभी जगह जो राजनीतिक दल है दोस्तों वो इसी तरह बेलगाम है और नेता इसी तरह बेलगाम होकर मीटिंगें करते हैं। और जब आपके कोई शादी समारोह है, इस प्रकार के धार्मिक और परंपरागत आप कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उसके लिए आपको बाउंडिंग होगी। आप 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी, अगर आपका कोई अजीज दोस्तों उसका देहांत हो गया तो वहाँ भी आप जनाजे में 50 या 100 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते। इस प्रकार की गाइडलाइन है, लेकिन नेताओं के लिए कुछ नहीं है। या नेताओं को हजारों लाखों की तादाद में लोग बुलाकर और भीड़ इकट्ठी करके भाषण देने का दोस्तों अधिकार है, और वो लोग भी बगैर मास्क आए, उससे कतई एतराज किसी को नहीं है। तो ये प्रवृत्ति चेंज करनी होगी, छोड़नी होगी। इसके अलावा दोस्तों आज खास दिन क्या है मैं आपको बताऊं तो आज 30 दिसंबर को टाइगर वुड्स जो अमेरिका के गोल्फ स्टार है दोस्तों, उनका जन्मदिन है। वो 1975 में आज ही के दिन वो जन्मे थे। इसके अलावा दोस्तों 1943 को आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का तिरंगा फहरा दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन ये जश्न की एक प्रकार से सुबह है, रात है। और 1949 को आज के दिन भारत ने दोस्तों चीन को मान्यता दी थी एक राष्ट्र के रूप में। और 2006 को दोस्तों आज के दिन इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों मैं अब जल्दी से आपको आंकड़े बताऊं, कोरोना के टोटल आंकड़े, देश के आंकड़े। तो भारत में कुल अब तक 3,48,22,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं अब तक, और ठीक हुए उनमें 3,42,58,778। क्योंकि दोस्तों हम एक कदम दूर है नए साल से और पूरा साल खत्म हो रहा है। मैं एक बार आपको इसलिए आंकड़े बता रहा हूँ। और कुल मौत भारत में अब तक हुई है 4,80,860। और दोस्तों इसके अलावा टीकाकरण आज के दिन में हुआ है 1,43,82,22,000 से अधिक टीकाकरण अब तक हमारे देश में हो चुका है। और एक्टिव मामले जो भारत में कोरोना के हैं दोस्तों, उसके मामले में हम दुनिया में 35वें स्थान पर हैं। एक्टिव मामलों के कोरोना के मामलों के मामले में हमें 35वें नंबर पर पूरी दुनिया में है, जबकि मौतों के मामले में दोस्तों अमेरिका और ब्राजील के बाद हमारा स्थान आता है। सबसे ज़्यादा मौतें भारत में हुई है। तो इसके अलावा दोस्तों कोरोना और आज का कार्यक्रम यही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य भादरा आसपास की खबरों का अध्ययन करें तो बाएवाला चौक में श्रीमद् भागवत कथा जारी है दोस्तों, और कथावाचक पंडित राम नरेश वशिष्ठ द्वारा वृंदावन के जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनके द्वारा लगातार जो कथा वाचन किया जा रहा है।
और आज कथा का दूसरा दिन है और बड़ी संख्या में महिलाएं कथा में उमड़ रही है दोस्तों। 1 से 4 बजे तक का कथा का समय रहता है। इसके अलावा दोस्तों हमने चुनाव आयोग के बारे में आपको बताया, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उत्तर प्रदेश का उन्होंने दौरा किया था। सभी पार्टियां चुनाव कराने के पक्ष में, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने बताया आज बैठक करके मीडिया को। और दोस्तों यूपी में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से बढ़ चुकी है, लगभग 15 लाख से अधिक। तो ये एक अच्छी खबर है और दोस्तों महिलाओं के लिए बहुत काफ़ी अच्छी खबर है। और वोटर हेल्प के नाम से दोस्तों एक ऐप चुनाव आयोग जारी कर रहा है। ये एक बहुत अच्छा कदम है दोस्तों। आने वाले सभी राज्यों में और देश के आम चुनाव में भी इस प्रकार का जो ऐप है वो होना चाहिए और उसके लिए तैयारियां सरकार को अभी से शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों। इस ऐप के माध्यम से अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई इलेक्शन कमीशन का कोई अधिकारी है दोस्तों, वो गड़बड़ कर रहा है या कोई वोटरों को धमका रहा है या किसी प्रकार के कोई दंगा कर रहा है, अंदर कोई गड़बड़ीशन कर रहा है या किसी भी प्रकार की कोई अनियमितताएं वोट मतदान के समय हो रही है, तो दोस्तों आप उसका एक वीडियो बनाकर, उसकी फोटो खींचकर, उसकी जानकारी आप उस ऐप पर अपलोड कर सकते हो और उसके 24 घंटे के अंतराल में दोस्तों उस पर कार्रवाई होगी। ये बहुत अच्छी बात है। और उत्तर प्रदेश अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, ये एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन का बहुत शानदार कदम हम मान सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों हम अन्य खबरों का भी चर्चा करें तो हम समीक्षा भी करेंगे। और अभी मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जिस प्रकार से जसाना गांव में दोस्तों टंकी के ऊपर जो किसान चढ़े हैं, लगातार 3-4 दिन से लगातार टंकी पर दोस्तों इस सर्दी में कड़कड़ाती ठंड में दोस्तों जो है टंकी पर किसान चढ़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं तो जो जसाना गांव में महापंचायत हुई थी किसानों की, और उसमें लगभग 2 दर्जन गांव के किसान इकट्ठे हुए थे नौर के जसाना में जो महापंचायत हुई थी। और घंटों 4-5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में दोस्तों किसानों ने डिसीजन लिया है कि गड़साना और रावला की तर्ज पर ही हमें आंदोलन क्यों ना करना पड़े, हम जब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। तो ये एक प्रशासन के लिए बहुत गंभीर बात है और ये किसानों का रुख जो है वो स्पष्ट है। और दोस्तों एक डिसीजन किसानों ने और लिया था और वो लिया था 5 जनवरी को बादरा के सिरसा बाईपास पर अनिश्चितकालीन पड़ाव किसानों द्वारा डाला जाएगा। तो ये भी एक हमारे बादरा क्षेत्र के लिए भी चिंता की बात है। और दोस्तों बादरा में मैं आपको बताऊं तो किसान लगातार प्रताड़ित दोस्तों हो रहे हैं और लगातार ऐसी घटनाएं, अनेकों घटनाएं आई है दोस्तों, चाहे वो बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा दोस्तों धरना हो अनिश्चितकालीन पिछले 2 सालों से, और चाहे दोस्तों अनेकों खबरें हैं किसी प्रकार से दोस्तों, चाहे वो बीमा क्लेम हो रबी की फसल का हो, और इसके अलावा भी दोस्तों अन्य अनेकों प्लेटफार्म पर जो किसान हैं वो लगातार प्रताड़ित आपको नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो किसानों द्वारा जो 4-5 दिन से टंकी पर चढ़े हैं चारणवासी गांव में, वो 332 क्यूसेक पानी की सुनिश्चितता के साथ दोस्तों 10 सूत्री मांगों पर अड़े हैं और वो कह रहे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। और जो 3 किसान टंकी पर बैठे हैं दोस्तों उनमें पंचायत समिति सदस्य रमेश बेनीवाल के अलावा काशीराम डूकिया और बोर्ड सिंह भी है। और इनके समर्थन में दोस्तों टंकी के नीचे जो बड़बिराना गांव में बैठे उसी तर्ज पर दोस्तों नीचे भी उनके समर्थन में अनेकों किसान धरने पर बैठे हुए हैं। तो जो अनेकों किसान धरने पर बैठी है मैं जल्दी से उनका नाम आपको बता देता हूं। जगदीश सारण, अमरा राव सियाग, राजेंद्र सियाग, भूप सिंह और कालूराम कुलडिया के अलावा आत्मा राम, ओम प्रकाश सारण, मांगीलाल, रतन सिंह राजपूत और दीनदयाल शर्मा, गोपी राम सरपंच, लालचंद नायक सरपंच दोस्तों, और सुबेंद्र चौहान के अलावा गुरसेवक सिंह और राम सिंह सारण, आदराम सारण और बहादुर राम कुलडिया के अलावा अनेकों किसान दोस्तों धरने पर बैठे हैं। और उसी तर्ज पर मैं आपको बताऊं तो मोगा 3 व 4 की समस्याओं को लेकर, दुरुस्त करने की समस्याओं को लेकर बड़बिराना में जो 5 किसान टंकी पर अभी तक चढ़े हुए पिछले 16 दिनों से दोस्तों, तो उन किसानों में दोस्तों पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल शर्मा और जगदीश कड़वासरा, रामकुमार चब्बरवाल, गौरी शंकर सहारण और जयप्रकाश सुथार है। और धरने पर दोस्तों उनके समर्थन में भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं बुद्धराम डूडी, ज्ञानीराम छिंपा और रामचंद्र सहारण। ये 3 लोग भूख हड़ताल पर भी बैठ चुके हैं। इनके अलावा अनेकों
लोग बड़ी संख्या में किसान हैं, इनके समर्थन में टंकी के नीचे दोस्तों धरने पर बैठे हुए हैं। और प्रशासन को द्वारा जिस प्रकार से 11 सदस्यीय कमेटी की जो दोस्तों उसका गठन किया गया था, उसकी जांच पूर्ण हो चुकी है और जिला कलेक्टर महोदय को सौंपी भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। तो ये दोस्तों खबर है। और अब हम समीक्षा करने जा रहे हैं दोस्तों, हम नए साल की दहलीज पर खड़े हैं दोस्तों। एक कदम हम दूर खड़े हैं, हमारा एक कदम आगे बढ़ा और हम 2022 में प्रवेश कर जाएंगे। और उसी प्रकार दोस्तों हम कोरोना की भी तीसरी लहर की दहलीज पर खड़े हैं दोस्तों। और एक कदम हमें भीड़ भाड़ के साथ, जश्न के साथ, कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना के साथ दोस्तों और लापरवाही के साथ हमें तीसरी लहर की त्रासदी में प्रवेश दिला देगा। तो हमें इससे भी बचना है और नए साल का दोस्तों हमें जश्न भी मनाना है, लेकिन वो जश्न हमें किसी भीड़ भाड़ के साथ नहीं और किसी दूर दराज के स्थान पर जाकर नहीं दोस्तों, हमें इसे सावधानी के साथ कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए और दोस्तों इससे पहली और दूसरी लहर से सबक लेते हुए, उनकी भारी परेशानियों से को ध्यान में जहन में रखते हुए दोस्तों हमें इस वर्ष को मनाना है अपनों के साथ फोन पर बात करके और सोशल मीडिया में शुभकामनाएं संदेश भेजकर आप नए साल को सेलिब्रेट कर सकते हैं दोस्तों। घर वालों के साथ बैठकर आप नया साल मनाएं, नए संकल्प ले और कुछ अच्छा करने का संकल्प आप नए साल में ले। अप्रिय आदतों को छोड़ने का भी संकल्प ले, व्यसन को आप छोड़ सकते हैं, ऐसा भी आप नए साल पर संकल्प लें। और दोस्तों अपने किसी रूठे हुए यार दोस्त को, रिश्तेदार को, शुभ चिंतक को दोस्तों उसके साथ फोन पर ही सही बात करके उससे कूटता को दूर करके उसको मनाकर भी नया साल सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नए दोस्त भी आप मना सकते हैं और अपने घर में बच्चों को समय देकर, बच्चों से बात करके, बच्चों के साथ खेल के, उनकी समस्याओं को जानकर, उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करते हुए, उनकी मांगों को पूरा करते हुए भी आप नया साल मना सकते हैं। दोस्तों घर में ही आप पार्टी भी रख सकते हैं अपनों के साथ और दोस्तों आप खुद भी खा सकते हैं कुछ नया पकवान बनाकर और अपने घर वालों को, औरों को भी, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने घर में किसी धार्मिक अनुसंधान का भी कार्यक्रम कर सकते हैं और अपनी मन की शांति हेतु भी कुछ ऐसा मेडिटेशन वगैरह कुछ आप नया कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने गत वर्ष की समीक्षा भी कर सकते हैं। आपने जो नया पुराना वर्ष बीता है 2021, उसके ऊपर विचार भी कर सकते हैं। आपने क्या खोया है, आपने क्या पाया दोस्तों, आपने क्या किया है और कितना अच्छा किया, आपने कितना खराब किया, किसका भला किया, किसका आपने बुरा भी किया है और कौन आपसे नाराज हुआ है, कौन आपसे ज़्यादा खुश है और आपने क्या नया ऐसा किया है जिसके लिए लोगों ने आपकी प्रशंसा की है और क्या कुछ ऐसा आपने बीते वर्ष में किया है जिसको लेकर लोग आपसे नाराज हुए हैं, आपकी भर्त्सना की है, आपकी प्रशंसा नहीं की, आपसे नजरें चुराई है लोगों ने। क्योंकि दोस्तों ये नया साल जो है वो एक प्रकार से पुराने साल की समीक्षा करने के लिए भी मैं समझता हूँ कि उपयुक्त समय है। ये नया साल आया है, इसके बारे में आप सोचें, उसके परिणामों के बारे में सोचें, आप जो करने जा रहे हैं उस परिणामों के बारे में भी आप सोचें, आप क्या करने जा रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है। और दोस्तों अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। और दोस्तों पिछले 2 साल से जिस प्रकार से कोरोना का समय चल रहा है, कितनी मुश्किल में आप सबका, हम सबका समय बीता है दोस्तों, उस पर भी हम समीक्षा कर सकते हैं। उसमें हमने क्या खोया, क्या पाया और नए साल को हम किस प्रकार सेलिब्रेट करें, उसका अभिवादन करें, उसको स्वीकार करें, उसका स्वागत करें, सत्कार करें, किस प्रकार से नई नई योजनाएं हम बनाएं और क्या लक्ष्य हम निर्धारित करें कि नए साल में हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और पुराने साल में दोस्तों हमें जिस चीज़ों का कटु अनुभव मिला है, कड़वा अनुभव मिला है, उस चीज़ों को हम छोड़ें और उस चीज़ों को नए साल में हम ना अपनाएं। तो इस प्रकार का हम संकल्प भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की समीक्षा रही। आज की समीक्षा में इतना ही। अब जल्दी से आपको दोस्तों मंडी के भाव में आपको बता देता हूँ, फिर मौसम के मिजाज पर भी।
नोहर से शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडी के भाव की। नोहर में आज सरसों दोस्तों 6770 रुपए प्रति क्विंटल रही। ग्वार के भाव 5711 रहे। ग्वार के भाव एक बार फिर दोस्तों नीचे आए हैं। और चना के भाव 4600 प्रति क्विंटल, मोट के भाव 6361, मेथी 6900 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं के भाव 2050 और बाजरा 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आदमपुर में दोस्तों नरमा 9005 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि सिरसा में नरमा 9112 हाईएस्ट हम कह सकते हैं। और फतेहाबाद में भी नरमा दोस्तों 8800 रुपये और कपास 7100 रुपये। एलनाबाद में नरमा 9072, कपास 7371 और मानसा मंडी में नरमा दोस्तों 8800 रुपये और संगरिया में नरमा आज की मंडी का सर्वाधिक भाव 9254 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों ये रहे आज के मंडी के भाव। अब जल्दी से आपको मौसम का मिजाज बताएं तो आज 30 दिसंबर को दोस्तों दिन भर बादलों की लुका छिपी रही और मौसम में दोस्तों कुछ खुलापन आया है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप हम देख रहे हैं। ये शीतलहर आप सही प्रकोप देख रहे हैं और सही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी जमकर हो रही है। और इसीलिए दोस्तों मैदानी इलाकों में जो है उत्तर भारत में जो हमारा राजस्थान से होकर दिल्ली तक जाता है दोस्तों, उसमें शीतलहर चल रही है। और इस शीतलहर का प्रकोप मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिन और जारी रहने वाला है। लेकिन बरसात से हम दूर जा चुके हैं, क्योंकि वो जो विक्षोभ छाया हुआ था वो मिट चुका है। इसके अलावा दोस्तों 94% बादल छाए रहे और रात्रि को भी 16 से लगभग 16 मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा और 14 डिग्री 12 बजे तक टेम्परेचर रहने की संभावना है। तो ज़्यादा ठंड तो हम नहीं कह सकते। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल छाए रहेंगे रात्रि को। कल 31 दिसंबर को साल के अंतिम दिन कैसा रहने वाला है मौसम, तो दोस्तों 8 से 15 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा और 17 से 19 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, जबकि शाम को 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं कल चलेगी दिन भर और 39% बादल जिस प्रकार से सुबह रहेंगे, उसके बाद में 100% बादल छा जाएंगे, जो कि शाम तक रहेंगे। और रात होते होते बादल जो है फिर पुनः 50% पर आ जाएंगे और 10 से 12 डिग्री का टेम्परेचर रात्रि को रहेगा। हवाएं 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलेगी और दोस्तों शीतलहर का अनुभव आपको होता रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और कुछ दिन बरसात नहीं होने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की जा रही है। तो ये रहा दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। और कल ठीक शाम 7 बजे साल के अंतिम दिन फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे दीजिएगा इजाजत। अपना खूब ख्याल रखिएगा। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।